अब सुनिए, आते हैं रिवीजन पे। चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, चैप्टर नंबर 10। बहुत आसान है, देखिएगा, 1 मिनट बताता हूँ। देखिएगा, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या था? डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमने समझा था, हम लोग कई बार एफएमसीजी सेक्टर वगैरह के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट की कई तरीके से निकाली जाती है। कई बार तो हम सीधे सीधे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट वगैरह करके निकाल देते हैं कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटेल में एनालाइज करिए। लेकिन कई बार सिचुएशन जब पूरी प्योरली एफएमसीजी होती है, तो हमारे को एक फॉर्मूला दिया गया और उन्होंने कहा, देखिए आप ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से आप एक और कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट कॉस्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। वो कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट 3 कंपोनेंट्स की होती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। कौन सी होती है? वेयर हाउस कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। आपने कहा कि सर वेयर हाउस कॉस्ट मतलब जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वेयर हाउस में रखते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब वहां से आप रिटेलर को भेज रहे हैं या फिर कस्टमर को सेल कर रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट किया। और अगर आपने मान के चलिए अपने स्टोर वगैरह में भेजा, जहां पे आपको स्टोर करना पड़ा गुड्स को, आपको जो कुछ भी इनकर करना पड़ा, लेटर से शेल्फ पे लगवाना पड़ा, क्लीन करनी पड़ी, या कुछ भी करना पड़ा, उसकी कॉस्ट को कहते हैं। तो अभी तक क्या था, अभी तक हम सीधे सीधे क्या करते थे, पूरे इतना डिटेल एनालाइज नहीं करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कौन सी वेयर हाउस कॉस्ट है, कौन सी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और कौन सी स्टोर कॉस्ट है। ऐसा क्यों? बिकॉज सम products need more storage, some products need special transportation, some product needs special warehousing। तो हमने कहा हर प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम डिटेल में कॉस्ट लेके चलेंगे, तो हमें सही से पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आ रही है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और बेटर वे में फिर हम प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की। नेक्स्ट थी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसको मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूं, एक चैप्टर 2 में भी किया था, यहाँ पे भी किया था। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट कस्टमर के ऊपर हर कस्टमर या कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स की कॉस्ट निकाल के देख रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के देख रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये जो कस्टमर है, ये प्रॉफिटेबल कस्टमर है भी या नहीं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको सेल कर रहे हैं, अब इस कस्टमर को सेल करने की वजह से हमें कुछ भी प्रॉफिट ना हो रहा हो। कई बार हमने देखा था पास्ट में, जब हमने एनालाइज किया था, कि हमें जो लग रहा था जो लार्जेस्ट कस्टमर है वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कस्टमर था। वाई? क्योंकि वो छोटे शिपमेंट्स मंगवा रहा था, जल्दी जल्दी शिपमेंट मंगवा रहा था, उसके चक्कर में हमारी डिसरप्ट हो रही थी। अब वो अचानक में मांग लेता था, तो जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो थी वो डिसरप्ट हो रही थी, एंड सिमिलर सो फोर्थ, सिमिलर सिमिलर सिचुएशंस थी। तो आपने कहा कि सर इस केस में हम करते क्या है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हर कस्टमर की कॉस्ट को डिटेल में एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि कैसे उस कस्टमर से, जैसे मान के चलिए कोई जल्द छोटे छोटे क्वांटिटी में मंगवा रहा है, तो उसको एनालाइज करते हैं, उससे कहते हैं कि ये कस्टमर भी ना छूटे, और इससे इसे समझाएं कि भाई या तो आप बड़ी क्वांटिटी में मंगवा लीजिए, एक साथ ज्यादा गुड्स मंगवा लीजिए, क्योंकि मेरी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वगैरह बहुत है। या फिर उससे कहते हैं कि भाई तुम फिर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, ये रश ऑर्डर में मंगवा रहे हैं, तो आप मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, मैं एक लेवल तक आपसे एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहा, मैं मानता हूँ कि एक लेवल तक आपकी हक है कि चलिए 10 यूनिट्स 10 टाइम्स आप मंगवा लीजिए, बट बियॉन्ड 10 आप प्लीज मेरे को कुछ पे करिए, ताकि मैं भी कुछ अर्न करूं, अदरवाइज मेरे को क्या अर्निंग आपके साथ वर्क करने में। तो आपने कहा, इसे हम कहते थे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसको हम कहते थे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। फिर आप कहते थे नेक्स्ट, मैं टाइम ड्रिवन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिवाइज नहीं कराऊंगा। फिर हम आते थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कुछ भी नहीं, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। मतलब पहले हम क्या करते थे, फंक्शनल बेस पे कॉस्ट निकाला करते थे। हमारी सोच क्या थी, हमारा प्रोडक्ट वगैरह पे किस तरीके से होता था। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, इवन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में क्या, मतलब नॉर्मल बजटिंग में क्या होता था और नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था, हम लोग मटेरियल लेबर
की कॉस्ट ले लेते थे प्लस ओवरहेड लेते थे, उसको कैसे डिवाइड करते थे, एक मान के चलिए पहले ओवरहेड को सोच लेते थे कि आपका सेलिंग ओवरहेड कितना है और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, ये सोच लेते थे। आपने कॉस्ट शीट पढ़ी भी है। और फिर उसको बांट देते थे वेरिएबल और फिक्स के हिसाब से, और उसको कैसे एलोकेट कर देते थे, एक एक एलोकेशन बेस ले लेते थे प्रोडक्ट्स के ऊपर बांटने के लिए, लेटर से मशीन आर या लेबर आर, उसके हिसाब से हम बांट देते थे, क्योंकि हम कहते थे सारी ओवरहेड, पहले तो ओवरहेड की कॉस्ट बहुत कम होती थी, फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ, अब सिचुएशंस रियल लाइफ में बदलने लग गई, है ना। हाँ, आप वो ऑप्शनल है दिव्यम, वो टाइम ड्रिवन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑप्शनल है। अगर स्टडी मटेरियल डाल दे आपका तो आप उसको पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि किसी का अटेम्प्ट हो सकता है कभी हो, किसी का कब हो, तो ये आपको स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलना होगा। लेकिन फिर भी अगर ना भी डाले स्टडी मटेरियल तो भी आप एक बार पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, सिलेबस में गेम एक्चुअली सिलेबस में एडवांस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना। अब उसमें लिखा ही नहीं कि कौन सी एडवांस, एडवांस का मीनिंग ही नहीं लिखा, सिलेबस ने वेग लाइन लिखी हुई है। और स्टडी मटेरियल, एक मिनट बीच में बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल को कभी भी ये मत समझना कि वो फाइनल मतलब ठीक है आपकी गीता की तरह लेके चलो, बट लेकिन वो फाइनल गीत मतलब अल्टीमेटली गीता नहीं है, वो सिलेबस के ऊपर बनी हुई एक रेफरेंस बुक है, ठीक है। उसके अंदर कई चेंजेस आते रहते हैं, आप भी जानते हैं, देखिए। और स्टडी मटेरियल आप खुद देखेंगे कई गलतियां भी रखते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जनवरी 2019 की अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, ठीक है, उसके अंदर मैंने अभी बताया था, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, उसके अंदर क्या था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस पे क्वेश्चन था। जब 2020-21 वगैरह में स्टडी मटेरियल आया, उसके अंदर से इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन हटा दिया। सिलेबस में है, सिलेबस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस है, तो अब आप क्या बोलोगे, पेपर में नहीं आ सकता, बताइए क्या बोलेंगे, पेपर में नहीं आ सकता, आ सकता है ना। आप क्या बोलेंगे उसको, डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है, जिसपे हमने नॉर्मल कर्व वगैरह देखा था, नॉर्मल कर्व वगैरह देखा था, वो स्टडी मटेरियल ने हटा दिया। अब आपके अगर एग्जामिनर के पास जो स्टडी मटेरियल हो, पेपर सेटर के पास, वो मान के चलिए पुरानी वाली हो, तो आप क्या कहोगे, ये पेपर में नहीं आएगा, तो आ सकती है यार। अब ठीक है, ऑप्टिमली नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टडी ने हटा दिया, लेकिन आप लड़ नहीं सकते यार इन बातों पे, बाद में हम अपना सर पीट रहे होते हैं बस। वो कहते हैं ना, सांप निकल गया, आप लकीर पीट रहे हैं। सो इट इज ऑफ नो यूज, इट्स बेटर कि 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा के एक बार इसको पढ़ के खत्म कर लो, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, सेम ही है ना। तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज आगे ध्यान दीजिएगा। अब आपने कहा कि सर क्या बोल रहा था, हाँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन एडवांस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। तो आपने कहा कि सर देखिए, एडवांस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में होता क्या, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और बजटिंग की बात चल रही थी। तो हमने क्या किया, पहले तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों लगानी सोची है, हमने कहा यार देखो सिचुएशन बदल गई, एडवांस हो चुकी है, मैनेजमेंट सीन्स बदल चुके हैं। आज आज क्या है, हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी बढ़ चुकी है, ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ चुकी है, हम जिट लगा रहे हैं, टीक्यूएम लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम कह रहे हैं कि यार प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। तो आप ये कहते हैं प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता होना हमारे लिए बड़ा नीडी है, हमें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट क्या है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना अपने आप में एक कंबरसम जॉब है, क्यों, आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। ये सोच, पहले तो आप सीधे सीधे सोच लेते, फंक्शंस के हिसाब से सोच लेते, प्रोडक्शन फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है। अब आप कह रहे हैं फंक्शंस के हिसाब से नहीं, कौन कौन सी एक्टिविटी, किस वर्क को करने के लिए क्या एक्टिविटी लग रही है, आफ्टर ऑल किस चीज पे क्या, कौन से वर्क हो रहे हैं, एक्टिविटी वर्क हो रहे हैं। अब उन वर्क्स पे या एक्टिविटीज पे कौन से रिसोर्सेज लग रहे हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम करती है ना,
तो हम कहते हैं पूल करते जाते हैं एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज को पूल करके एक्टिविटीज बनाते हैं, उस पर ये देखते हैं कि क्या कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, और फिर उसको उसको देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सी ये कॉस्ट किस बेस पे ड्राइव हो रही है। यही तो देखेंगे कि ये कॉस्ट आखिरकार कैसे कैसे ड्राइव हो रही है। तो आप कहेंगे ठीक बात है सर, ये कॉस्ट कैसे कैसे ड्राइव हो रही है। तो आप क्या करते हैं, आप यही कहते हैं कि यार देखो, आप यही कहते हैं कि सर आप ये ध्यान रखना कि आपकी ये जो कॉस्ट है, मैं कह रहा हूं कैसे कैसे ड्राइव हो रही है, तो आपको कॉस्ट ड्राइवर बड़ा ध्यान से चूज करना होगा। अगर आपने कॉस्ट ड्राइवर सही चूज किया तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे कॉस्ट ड्राइव हो रही है। और एक्टिविटी हायरार्की भी समझने भी वाले हैं 2 मिनट्स में। तो आपने कहा ठीक है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती कि सिर्फ आपने मशीन आर, लेबर आर, यूनिट बेस पे ओवरहेड एलोकेट कर दिया। अब आपका बैच बेस भी होगी, अब आपकी फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज भी होगी। तो आपकी कौन सी कॉस्ट किस बेस पे ड्राइव हो रही है ये आपको देखना होता है, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट निकाल सके। फिर हम आए थे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। उसको करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले निपटा लेते हैं, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज निपटा लेते हैं। आइए जरा पेज नंबर 10-17 पे मैंने आपको बताया था दो ऑथर्स थे, हॉर्नग्रेन और गैरिसन। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, हॉर्नग्रेन को। नवंबर 19 के स्टडी मेट नहीं, नवंबर 19 स्टडी मटेरियल गलत वर्ड है, नवंबर 19 के जो एग्जामिनेशन था उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों तरीके से कर दिया, जी गैरिसन के हिसाब से भी और हॉर्नग्रेन के हिसाब से भी। लेकिन जितना मुझे याद है, आपकी जब 2021 वगैरह की जो स्टडी मटेरियल आई उसके अंदर आपने हॉर्नग्रेन को फॉलो कर दिया। मैं भी हॉर्नग्रेन को ही फॉलो करता हूं, मैं जी गैरिसन को, जी गैरिसन है, आर गैरिसन, जो भी नाम है, ये है, क्या नाम है इनका, रे गैरिसन, मैं जी गैरिसन बोलता रहता हूँ, रे गैरिसन को मैं थोड़ा कम फॉलो करता हूं। उन्होंने ये समझाया कि देखिए रिसीट टाइम क्या है। उन्होंने क्या कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा रिसीट टाइम क्या है। कस्टमर ने कब ऑर्डर किया, मान के लिए चलिए फर्स्ट को कस्टमर ने ऑर्डर किया, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, थर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, मान के चलिए प्रोडक्शन टीम को वो ऑर्डर रिसीव हुआ, सेल्स टीम ने फॉरवर्ड किया, तो 2 डेज क्या कहलाएगा, रिसीट टाइम की। भाई ऑर्डर रिसीव होने में उनको कितना टाइम लगा, 2 दिन, प्रोडक्शन टीम को। अब उन्होंने जल्दी से कहा कि मेरे पास तो मटेरियल नहीं है, उन्होंने जल्दी से मटेरियल को ऑर्डर किया या कंपोनेंट को ऑर्डर किया और बैठे हैं, जब तक वो आ नहीं जाता उसको कहेंगे वेट टाइम। फिफ्थ को मान के चलिए आया तो 2 डेज कहलाएगा वेट टाइम। फिफ्थ में प्रोडक्शन शुरू किया, प्रोडक्शन करने के लिए कई काम होते हैं, मान एक तो प्रोसेस तो है ही, प्रोसेस तो वैल्यू एडेड टाइम है, वेट टाइम नॉन वैल्यू एडेड है, प्रोसेस टाइम क्या है, वैल्यू एडेड टाइम। अब उन्होंने जब प्रोसेस करना शुरू किया, साथ में इंस्पेक्शन की, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, स्टोरेज किया होगा गुड्स को, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, मूव किया होगा या ट्रांसपोर्ट किया होगा, जो भी है आपने पढ़ा था लीन के अंदर कि ये सारे वेस्ट होते हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। आपने और भी कुछ किया, क्यू में खड़े थे, प्रोडक्ट क्यू में था, क्यों क्यू में था, क्योंकि प्रोसेस होना था सेकंड मशीन पे, वो मशीन स्लो थी, तो आपने कहा वो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो आपने क्लासीफाई किया कि इसमें कौन सी वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग टाइम बोला। आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग टाइम इसको बोला। अब आपने कहा टोटल वेटिंग टाइम प्लस मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम के अंदर हम वेट टाइम नहीं लेते, याद रखना। जी गैरिसन, रे गैरिसन जो था, इसको मैन्युफैक्चरिंग टाइम को मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बोलता था, जबकि हमने क्या बोला, इसको मैन्युफैक्चरिंग टाइम ही बोलेंगे। तो वेट टाइम प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। उसके बाद आपने गुड्स कस्टमर को डिलीवर कर दिए, तो कस्टमर को डिलीवर करने में लेट से 3 डेज लगे, तो आपने उसको डिलीवरी टाइम बोला। पूरा जो टाइम था, से फर्स्ट तारीख को ऑर्डर आया था कस्टमर का सेल्स टीम के पास, और उसने कस्टमर ने रिसीव किया 20th को ऑर्डर को, तो 20 डेज हमारा लीड टाइम भी कहलाता है, डिलीवरी साइकिल टाइम भी कहलाता है, कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम भी कहलाता है। आपने कहा कि सर एक टर्मिनोलॉजी हमने सीखी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अब ये देख रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में हम ये देख रहे हैं कि एक तो वेट टाइम नॉन वैल्यू एडेड है, और बहुत सारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हमने देखी थी मैन्युफैक्चरिंग टाइम में।
सिर्फ प्रोसेस टाइम ऐसा था जो वैल्यू एडेड था। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वैल्यू एडेड टाइम इन रेस्पेक्ट टू नॉन टोटल टाइम कितना है। तो आपने कहा प्रोसेस टाइम ओवर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम निकाल देते हैं। कई लोग इसको प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी बोल देते हैं, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी बोल देते हैं। इट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस। आप लिख लीजिए एमसीई को प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सीखा था एक होता है टैक टाइम। टैक टाइम का मतलब क्या होता है? टैक टाइम में हम देख रहे होते हैं कि टोटल टाइम मेरे पास कितना अवेलेबल, टोटल टाइम मेरे पास कितना अवेलेबल है ओवर मेरे पास कितनी डिमांड है, ओवर मेरे पास कितनी डिमांड है। इससे मुझे पता चल जाता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को ऑप्टिमली कितना टाइम लगना चाहिए। अगर मेरा टाइम कम लग रहा है तो बढ़िया बात है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम लग रहा है तो गुड है। लेकिन अगर ज्यादा लग रहा है तो आपको दिख जाता है कि टेक टाइम से ज्यादा लग रहा है, हमें इंप्रूवमेंट की स्कोप की, हमारे को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास जितना भाई टेक टाइम से तो ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। टेक टाइम है क्या, मेरे पास जितना टाइम है और जितनी डिमांड है, भाई उससे अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं डिमांड फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपने कहा ये होता है। इसके बाद हम वापस आए। अच्छा, इसके बाद हम वापस आए और मेरे को आपको एक छोटी सी चीज और समझानी है, एक्टिविटी हायरार्की। आइएगा पेज नंबर, टाइप ऑफ एक्टिविटीज या एक्टिविटी हायरार्की कहते हैं इसको, पेज 10-21 पे। देखिए एक्टिविटी ना कई तरीके की होती है, कई बेस पे ड्राइव हो रही होती है। इट्स नॉट लाइक कि वॉल्यूम बेस ही होगी। पहला वॉल्यूम बेस तो हमें पता ही है, ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के बेस पे ड्राइव हो रही है। याद रखना एक्टिविटी बेस कॉस्ट, एक्टिविटी बेस मैनेजमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी ओवरहेड को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि मटेरियल लेबर वगैरह तो डायरेक्ट होता है, वो तो पहले ही पता है, ट्रेसेबल है, प्रोडक्ट रिलेटेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरहेड की, वो ट्रेसेबल नहीं होता, वो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा होता, लेकिन कंपनी एज अ होल का लग रहा होता है और उसको हम अपोर्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट ठीक हो, प्रोडक्ट कॉस्टिंग ठीक हो, इसलिए हमें वैल्यू को, एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप कहेंगे यूनिट लेवल है। यूनिट लेवल का मतलब पर यूनिट, मतलब यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा लगेगी, करेंगे तो कम लगेगी, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, वो चीज हमें जाननी जरूरी है, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जैसे इंस्पेक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो सकता है, सेटअप हो सकता है, जो कि पर यूनिट नहीं होगी, जो कि पर सेटअप होगी, पर बैच होगी। आपने कहा बात ठीक है सर, अगर ऐसी कुछ कॉस्ट है जो पर सेटअप है, पर बैच वगैरह है, तो उसे बैच रिलेटेड एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन सर कुछ एक्टिविटी तो ऐसी भी हो सकती हैं जो कि बैच रिलेटेड ना हो, प्रोडक्ट रिलेटेड हो। मैंने कहा जैसे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह, आपने कहा डिजाइन वगैरह, मैंने कहा बिल्कुल। तो वो प्रोडक्ट बेस पे है, तो आपने कहा ठीक बात है सर, उसको हम कहते हैं डिजाइन लेवल, तो प्रोडक्ट सस्टेनिंग, सर्विस सस्टेनिंग एक्टिविटी। अगर सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सस्टेनिंग। और लास्ट आपने कहा फैसिलिटी सस्टेनिंग। आपने कहा इसको बिजनेस सस्टेनिंग भी कहते हैं। मतलब आपने कहा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फैसिलिटीज हैं, उसको कई प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं, तो आपने कहा पूरी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात थोड़ी कर रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा उसको कहा फैसिलिटी सस्टेनिंग है या बिजनेस सस्टेनिंग एक्टिविटीज है ना, पूरी बिजनेस की बात कर रहे हो आप, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज नहीं सोच रहे। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया इस बात को मेरे ख्याल से, है ना। तो अब आपने कहा कि सर अब हम वापस आए एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, या कई लोग इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग। हमने देखा था इसके अंदर कई ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी, हम किसी भी ऑथर को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक ही बात बोल रहे थे। सब क्या कह रहे थे, देखिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट निकालनी आ गई, आपको पता है बजट भी अगर आप एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे ना कि ट्रेडिशनल बेस्ड, ट्रेडिशनल में क्या है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, वैसे ना लो, वो भी उसमें क्या कर लेते हैं, कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, सेल्स डिपार्टमेंट में जो आपने पढ़ा हुआ है, कहते हैं ऐसे मत लो। आप हर ओवरहेड के बजट के, ओवरहेड भी मतलब बजट भी बना रहे हैं तो ओवरहेड बेस पे बनाइए, तो उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। कुछ स्पेशल नहीं है कि बजट भी बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेंगी, तो ये सोचिए कि इस आने वाले पीरियड में कौन सा प्रोडक्ट कितनी एक्टिविटी कंज्यूम करेगा और हर एक्टिविटी के ऊपर क्या रेट है ड्राइवर का, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कॉस्ट है ना। तो वो कहता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, अरे क्या एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, सो सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग लिखा है, अरे उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो करंट प्रोडक्ट जो इस ईयर का डेटा है जो खत्म हो चुका है उसकी कॉस्ट निकाल रहा है,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग फ्यूचर के बारे में सोच रही, नथिंग एल्स। हाँ, वो कोऑर्डिनेट करके चलती है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के साथ, दैट इज अ फैक्ट। जैसे अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं टू फाइंड वेरिएंसेस, इसमें भी बनाएंगे फ्लेक्सिबल वेरिएंसेस निकालने, मतलब फ्लेक्सिबल बजट टू फाइंड वेरिएंसेस, देखेंगे हम। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट या एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है क्या? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग नहीं, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम बस सीधी सीधी बात सोच रहे होते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। अब हम मैनेज कर रहे हैं, कॉस्ट को मैनेज करने की सोच रहे हैं। सर कॉस्ट को मैनेज करना है मतलब, मेरे को सीधी मतलब बात है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, फालतू की कॉस्ट हटाना, इन सिंपल टर्म्स। लिटरली मत सोचो, लेकिन आप ऐसे सोचो, कॉस्ट को मैनेज करने का मतलब ये है फालतू की जो कॉस्ट है उसको हटाओ यार, मैनेज कर रहे हो आप कॉस्ट को। अब आप इसके लिए क्या करते हो, आपको मालूम है, जैसे कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, ये सब तो आपको पता है, लेकिन आप क्या करते हैं स्पेशल, आप कहते हैं कि सर जैसे पहले ट्रेडिशनली हमारी ऐसे कॉस्ट देखते थे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, हेड्स क्या है, फंक्शनल हेड्स क्या है, एक्सेट्रा। अब हम सोच रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज है, और जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग बड़ा अच्छा चलने लग जाता है। जैसे हम ये सोच रहे हैं, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि यार आखिरकार मान के चलिए, कस्टमर, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एक कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करने में 250 रुपीज लगते हैं। अगर लो क्वांटिटी आ रही है ऑर्डर की, तो हम कस्टमर से बात करें ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ये बात पता कैसे चली? एक्टिविटी के हिसाब से पता चली। तभी तो पता, कस्टमर से बात करेंगे कि भाई कम क्वांटिटी मत दीजिए, आप प्लीज ज्यादा क्वांटिटी दीजिए, नहीं तो मेरे को एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि आप एक्टिविटी बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जैसे देखा, आपने देखा अरे 1500 सिर्फ किस चीज की कॉस्ट है? रेजोल्यूशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। पेज में कौन से पे हूं? 10-15। सिर्फ कस्टमर की कॉस्ट, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए 1500 कॉस्ट लग रही है, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। इट इज एक्चुअली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इसको तो आपको खत्म करना चाहिए भाई, कस्टमर को प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए एट फर्स्ट हैंड। आपने कहा ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये तो अपने आप में गलत है। तो जब आप एनालाइज करेंगे तभी तो आप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, जब एनालाइज ही नहीं करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस क्या करेंगे? तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट रिडक्शन, वो है कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन कई लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉस्ट रिडक्शन में। वो कहते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यार देखो, इसमें एक्टिविटीज को एनालाइज करना और कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। अगर सही से आप कर सकते हैं तो कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे एक्टिविटीज और कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हो सकता है ट्रेडिशनली हम पहले से एक्टिविटीज जो हैं उसी के हिसाब से चल रहे हो, तो उस केस में आपको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लगाए या ना लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मोर और लेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कई बार क्या होता है, एक्टिविटीज के हिसाब से ना होके कॉस्ट ड्राइवर्स सब एक्टिविटीज के हिसाब से होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ लगाने में बहुत कॉस्टली अफेयर पड़ जाता है, इन डेप्थ लगाना मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि यार ये बात आप जो कह रहे हैं ना, बहुत बोलना आसान है, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज के बेस पे कॉस्ट ड्राइव नहीं हो रही, रेदर सब एक्टिविटीज में अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। सेकंड, हम कहते हैं एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे। एक्टिविटीज को कैसे एनालाइज करेंगे? देखेंगे कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। एयरलाइंस का एग्जांपल मैंने लिया था कि देखो गुड्स आए, बुक आपने, आपका गुड्स जो भी आपका बैगेज है वो आ गया, टाइमली डिलीवर हो रहा है तो ठीक है, वैल्यू एडेड। अब अगर आप लॉस्ट है उसको ढूंढने में टाइम लगा रहे हैं, ये तो यार नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ना एयरलाइंस के हिसाब से, तो आपकी ये होनी नहीं चाहिए, ये आपको एलिमिनेट करनी है किसी तरह नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इसी को कई लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं। वैल्यू एडेड की जगह वो प्राइमरी और सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी बोल देते हैं, जैसे हमने वहां पे सीखा था चैप्टर 1 में। प्राइमरी एक्टिविटी जो कोर भी है और वैल्यू एडेड भी है, उसको आप प्राइमरी बोल देते हैं। यहां पे दिस इज समवॉट डिफरेंट विद व्हाट वी लर्नड इन चैप्टर 1। और यहाँ पे सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटीज जो हैं, उसको आप बोलते हैं जो कोर को सपोर्ट कर रही हैं, कोर नहीं है, जो कोर को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सेटअप कॉस्ट। अगर वो सेटअप ही नहीं करोगे तो आपने कहा कि सर काम कैसे करोगे, तो आपने कहा कोर नहीं है ये, लेकिन कोर को सपोर्ट कर रही है, तो आपने कहा इसको हमें मिनिमाइज करना है किसी तरीके से, किसी भी तरीके से मिनिमाइज करना है। और थर्ड होती है डिस्क्रिशनरी, या आपने कहा कि सर डाइवर्सनरी एक्टिविटीज, थर्ड होती है ये। तो आपने कहा कि सर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि इनको एलिमिनेट करो,
ये तो ऐसी एक्टिविटी हैं जो जबरदस्ती कॉस्ट लगा रही हैं, इनको एलिमिनेट करिए आप। ठीक है। अच्छा, जब हम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लगा रहे होते हैं, सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते आगे इस ईयर प्रोडक्शन कैसे होगा। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट हमारे को इवन प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में हेल्प करता है। आपने कहा कैसे? तुम्हें मालूम है 80% ऑफ जो कॉस्ट है हमारी, वो प्रोडक्ट डिजाइन पे ही लॉक हो जाती है। तो जब हम डिजाइन ही अच्छा बनाएंगे तो कॉस्ट ही नहीं लगेगी। आपने कहा डिजाइन अच्छा बनाएंगे, हाँ। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, पता नहीं मैंने आपको पहले दिया था या नहीं, पता नहीं ये सच्चाई है या नहीं, बट आई read this somewhere that design team of Apple took the first i फोन नहीं, क्या बोलते थे उसको, जो सबसे पहले आया था आईपॉड। आईपॉड को लेके गए बिल गेट्स कह रहा हूं, स्टीव जॉब्स के पास। एप्पल वाला था स्टीव जॉब्स, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे वो। स्टीव जॉब्स ने कहा ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा बना के लाओ। डिजाइन टीम ने कहा दिस इज इम्पॉसिबल। हमने जितना इसको छोटा कर सकते थे कर दिया, इससे ज्यादा ये छोटा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। स्टीव जॉब्स उठाया उसको, वॉक करते हुए टूवर्ड्स विंडो गए, वहां पे एक फिश एक्वेरियम था, एंड ही ड्रॉप दैट आईपॉड इन दैट पर्टिकुलर फिश एक्वेरियम। उसमें से बबल्स आने लग गए। तो कहता है देखिए आप गलत कह रहे हैं, इसमें स्पेस नहीं है, बबल्स आ रहे हैं, रिमूव दिस स्पेस। तो बेसिकली, और उसके बाद आईपॉड बहुत छोटा बना। आईपॉड बेसिकली वॉकमैन होता था जो ईयरफोन गाने सुनने के काम में आता था, अब शायद आता भी है या नहीं पता नहीं। तो आपने कहा कि सर बेसिकली अगर आप ये समझेंगे कि डिजाइन के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंडेंट है, तो आप आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी आते हैं, अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, देखो आप अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझे? तो आपने कहा अच्छा, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिया, हिटाची ने रेफ्रिजरेटर प्लांट में अपनी कॉस्ट बहुत सेव की थी, इसी तरीके से। अब आपने कहा ठीक है सर, लास्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपने कहा कि सर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या सपोर्ट करता है? वो कहता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ट्रेडिशनल बेस पे गलत है, कि आपने इतना प्रॉफिट अर्न कर दिया तो मैं आपको इतना दूंगा, आपने ये कर दिया तो इतना दूंगा, कॉस्ट रिड्यूस कर दी। कॉस्ट रिड्यूस तो ठीक है, बाकी चीजों पे गलत है। वो कहते हैं यार एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट प्रमोट क्या करता है, वो कहता है देखो परफॉर्मेंस एनालिसिस करना हो ना, तो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए क्वालिटी के बेस पे। किसके बेस पे? क्वालिटी के बेस पे। इस बेस पे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो टीम है उसने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की, तो कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी उसने उसी वर्क को करने के लिए किसने रिड्यूस की, मान के चलिए, ठीक है, उसी चीज को करने के लिए किसने रिड्यूस की। अच्छा, अब आपने कहा कि सर मतलब सेम वर्क को, सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसने कम एक्टिविटीज कंज्यूम की। आइडियाज दो, कम करके दिखाओ। कॉस्ट ड्राइवर रेट किसने कम करके दिखाया? आप तो सही है, कॉस्ट ड्राइवर रेट कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई जिस आप पहले अभी भी 400 यूनिट्स कंज्यूम, 400 लेटेस्ट इंस्पेक्शन लग रही है, पहले भी 400 लग रही थी, लेकिन पर इंस्पेक्शन अगर कॉस्ट कम हो जाए तो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो गई। आपने कहा कौन ज्यादा क्वालिटी इंप्लीमेंट कर सकता है, आपने कहा कौन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्क कर रहा है। इन चीजों को आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में आप आप इन चीजों को एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का बेस लेके चलते हैं। और बिजनेस एप्लीकेशन क्या है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की, कि आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट किसके साथ अप्लाई करते हैं? आपने कहा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स के साथ, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के साथ, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के साथ, बेंचमार्किंग के साथ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। इन चीजों के साथ आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट वी लर्न। इसी के साथ आपका चैप्टर आई थिंक 10 है, चैप्टर 10 आपका फिनिश हो रहा है रिवीजन। किसी को डाउट हो तो बोलिए।